हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पैट का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं 2021। इसमें हम लोगों ने सीसैट का पार्ट थोड़ा किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, जीएस का क्वेश्चन किया था। थोड़ा सीसैट का बचा हुआ है जिसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव करना था, हिंदी वाला। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रिमेनिंग पार्ट है आपका पार्ट 2 का। ठीक है। आप अगर आपको क्वेश्चन करना है इसका, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, कॉम्प्रिहेंसिव अगर हल करना है तो सिंपल सी चीज है कि आप क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको पढ़ने से जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत टाइम कम लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ पैसेज समझना है और क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है। जैसे ये पूछा गया है, क्या पूछा हुआ है गाइज, ये गाइज आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर सुबेरे द हिंदू के हेडलाइंस का पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां पे जो करंट अफेयर्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको आप लोग देखें। ठीक है। और थोड़े ही दिन में हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, शेड्यूल में थोड़ा चेंज हो रहा है और करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी ऑनलाइन चलेंगी। बाकी हमारा जो कोर्सेज है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें पैसेज पढ़ना है। पैसेज से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने होते हैं गाइस। तो क्वेश्चन ही चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है परिश्रम और श्रम, आत्मीयता और समीपता, अहिंसा और प्रेम, हिंसा और भय। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल से, अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा होता तो आप बता सकते थे अहिंसा और प्रेम। लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। पैसेज का आंसर तो हम दे ही चुके हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, भय द्वारा, अहिंसा द्वारा, मौन पालन द्वारा, सत्य पालन द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही था कि अहिंसा के द्वारा बापू जी कहते थे, गांधी जी का ये था कि अहिंसा ही हमें हमें नॉन वायलेंस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं तो शांति, सुख और रचनात्मकता। तो आपको पता है कि रचनात्मक कार्य करने चाहिए। गांधी जी ने ही कहा था कि शांति बना के रखो, सुख रखो और जो है रचनात्मक कार्य करो। अब ये नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है, नितांत शब्द का। ठीक है। तो अब नितांत यहाँ पर क्या कह रहा है उससे हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। निम्न है, विधिवत है, बिल्कुल है, भली भांति है। तो ये हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हमारा इसका आंसर मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर आपका क्या है, बिल्कुल। ठीक है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो इसके लिए आप पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे तो आंसर्स दे पाएंगे गाइस कि विश्व में शांति किस लिए आवश्यक है, मानव जाति के विकास के लिए। तो अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए शांति बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक। चलिए पैसेज की बात कर लेते हैं। गांधी जी की ही बात की जा रही है गाइस। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया है। तो फिर वही बात है, अहिंसा हमने वहां पर देखा था। क्वेश्चन हमारा क्या था कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो अहिंसा और प्रेम यहाँ पर इन्होंने बात कही भी है। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। देखिए आंसर आपका मिल गया। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। मतलब नितांत मतलब बिल्कुल, बिल्कुल वो सफल हुए इस बात को लेकर। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृत्ति होती है। बात समझ गए ना कि अगर आप मारपीट करेंगे तो आपको रिवर्स क्या मिलेगा, मारपीट का ही जवाब मिलेगा। अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो आपको नफरत ही मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या होगा, उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्या होगा आपके लिए, बहुत ही पोलाइटली और लवफुल होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेम से प्रेम की ही अभी वृद्धि होती है। तो मतलब आपने अगर हिंसा किया है तो हिंसा बढ़ेगी, अगर आपने घृणा किया है, ईर्ष्या किया है तो वो आपको रिटर्न मिलेगा। कहते हैं ना कि कर्मा ऑलवेज रिटर्न। तो ये बात बिल्कुल सही होती है गाइस। तो ये एकदम सिंपल सा पैसेज आया था आपका, ये बिल्कुल सिंपल सा था। अगर एक आप नितांत छोड़ देते तो चार क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाते। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। देखिए वही वाली बात है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्ण युग के, नहीं सॉरी, कठोर से कठोर हृदय वाला जो क्वेश्चन था वो भी आंसर आपको मिल चुका है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। शांति के अभाव में, शब्दों पर ध्यान दे, जल्दी से पढ़ के ना निकले।
इन्होंने नॉन प्रेजेंट की बात की है, ठीक है, मतलब जो चीज प्रेजेंट नहीं है, अगर आपके पास पीस नहीं है, अगर आप लॉफुल नहीं है, अगर आपके पास पोलाइटनेस नहीं है, अगर आप लोगों से प्यार व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते, घर में भी नहीं शांति स्थापित हो पाती है। पूरी दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है, बल्कि फैमिलीज में क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन के बाद भी अगर झगड़ा होता है तो आपस में लोग झगड़ा कर लेते हैं। तो आप देखिए ना, विश्व में तो कोई किसी को नहीं जानता, सिर्फ मानववादी जो संकल्पना है उसी के आधार पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम मानव हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि यह पूर्ण शांति और सुख रहा होता था, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। अब देखिए, इस वाली लाइन में आपका आंसर मिल चुका है कि किसी भी राष्ट्र के लिए स्वर्ण युग के प्रमुख तत्व हैं, यानी क्या है वो, रचनात्मक कार्य। गांधी जी ने जब हमारे वहां आजादी का दौर चल रहा था, ठीक है, जब संघर्ष कर रहे थे हम लोग आजादी के लिए, उस समय भी उन्होंने यही टेक्नोलॉजी, मतलब यही टेक्निक्स को फॉलो किया था, ये उन्होंने एक टेक्नोलॉजी की तरह देखा था, ठीक है, इनोवेट किया था। उन्होंने क्या किया था, हंटर से भी बात उनकी चल रही थी, ब्रिटिशर से भी बात उनकी चल रही थी, तो वो क्या करते थे, रचनात्मक कार्य करते थे, अनशन पे बैठ जाते थे, ठीक है, और क्या करते थे वो, पोलाइटली अपनी बातों को मनवाने की बात करते थे, और क्या करते थे वो, जन जन में एक क्रांति पैदा करने की बात करते थे, ठीक है, और वो सफल भी रहे। अफ्रीका में आपको पता है कि वो सफल रहे, उसके बाद वो इंडिया में सफल रहे। ब्रिटिशर्स गांधी जी को क्या बोलते थे, अर्ध नंगा फकीर बोलते थे। लेकिन क्यों बोलते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा डरते थे, तो वो उनको क्या करते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, वस्त्र त्याग दिए थे, उन्होंने सिर्फ एक धोती लपेट ली थी, करघा चलाया था, खादी पर फोकस किया था, तो ये सब क्या थे, उनके रचनात्मक कार्य थे। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है, ठीक है। यानी फिजिकल अगर परसेप्शन की बात करें, किसी ट्रेड की बात करें, किसी एग्रीकल्चर की बात करें, तो वो तभी हो सकता है। अभी आप बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, यूक्रेन और रूस, वहां पे सारी चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ट्रेड डिस्टर्ब है, फिजिकल परसेप्शन जो था पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों ही क्या हो चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, ठीक है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें खुद का बहिष्कार करना ही होगा, हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियों ने क्या करा, अमेरिका ने जब बम फेंका नागासाकी हिरोशिमा पे, तो क्या हुआ, आज भी वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। यूक्रेन रूस का ताजा उदाहरण है। 2019 आपको याद होगा, चीन और भारत के साथ ग्वालवान वैली का युद्ध। तो किसी भी तरह से युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा, क्योंकि युद्ध किसी भी तरह से आपके लिए न ग्रोथ ला सकता है, न डेवलपमेंट ला सकता है, न पीस ला सकता है, ठीक है। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना होगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा पैसेज था, कुछ नहीं था ज्यादा इसमें, बस क्या है कि आपको एक बार समझना पड़ेगा। अब देखिए 5 नंबर का ये था, 5 नंबर का दूसरा पैसेज, अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं, तो 10 नंबर यहाँ से निकल जाएंगे। डीआई पे हमने देखा कम से कम 15-20 नंबर का क्वेश्चन आया था, डीआई आपने अच्छे से पढ़ा है तो मतलब 30 क्वेश्चन वहां से आपके निकल जाएंगे। बहुत टफ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता। अगर मान लीजिए किसी का इंग्लिश वीक है या किसी का हिंदी वीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट्स में एडजस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि 100% तो क्वेश्चन करके नहीं आना होता है, ठीक है। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। अब देखिए इसके भी क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं, देखिए हम लोग कितना कर पाते हैं, ठीक है। पैसेज क्या कहता है आपसे, पैसेज अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ऐसा हुआ है क्या, अगर ऐसा हुआ है तो हमें बताना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ है, ठीक है। तो हमें पैसेज अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या बोला है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ये तो भ्रम पूर्ण लगता है और रूढ़िवादी विचारणा से है, ठीक है, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से नहीं।
कुछ हद तक, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हम कल्चरल एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि सभ्यता में बदलाव आते हैं लेकिन संस्कृति में बदलाव नहीं आते। गाइस 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना पड़ेगा, लैपटॉप की बैटरी। और ठीक है, तो प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से देखिए, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से कैसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दो शब्द होते हैं ना, सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। तो सिविलाइजेशन में तो चेंज हुआ है लेकिन कल्चरल चेंज बहुत ज्यादा आज भी नहीं हुआ, क्योंकि आज भी हम अपने देवी देवताओं की वर्शिप उसी तरह से करते हैं जैसे प्राचीन काल में हुआ करता था। पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से नहीं, संतुलित अनुचिंतन से नहीं, तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे पैसेज में आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। विश्व के परिवारवंत लगने का प्रमुख कारण है, विश्व के परिवारवंत लगने का प्रमुख कारण है, मतलब परिवार, पूरा विश्व एक परिवार जैसे कैसे लगता है। देखिए टर्मिनोलॉजी को भी समझिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी, उनके लिए ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत ही टफ हो जाती है। ठीक है, तो विश्व के परिवारवंत लगने का प्रमुख कारण क्या है? विश्व बंधुता की भावना का विकास, ये हो सकता है, या विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विज्ञान की गतिशील शक्ति, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। तो अभी हम देखेंगे कि यातायात और संचार साधनों का विकास ये एक ऐसा साधन था जिसने पूरे दुनिया को एक परिवार बना दिया, क्योंकि विश्व बंधुता की भावना तभी आएगी जब विश्व बंधुता की भावना तभी आएगी गाइस, जब हम एक दूसरे से अपने विचारों को, अपने ट्रेड को, अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को और अपने कम्युनिकेशन को, अपने ट्रेड को जब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम अमेरिका में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं क्या? पहले ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। तो वो तो एक अलग दुनिया में चले गए, हमें तो अलग दुनिया में है। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए, आज हमें अगर यूरोप जाना है या हमें गल्फ कंट्री जाना है तो क्या होता है, प्लेन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो हम बहुत कम टाइम में जल्दी से आ जाते हैं। अगर आप नेशनल फ्लाइट लेते हैं तो भी बहुत कम ही टाइम लगता है। तो यातायात एवं संचार साधनों का, ठीक है। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है। देखिए हस्तमलक शब्द से, ये आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि ये किस लिए और कहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका आंसर आएगा तो आंसर आएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम। ठीक है, स्पष्ट और अनायास बोधगम। वैज्ञानिक चिंतन की बात करें अगर हम लोग, अब देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वैज्ञानिक चिंतन पदबद्ध से आशय है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। क्या आशय है? स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, भावनात्मक चिंतन और परंपरागत चिंतन। तो क्या बोला है? वैज्ञानिक और चिंतन, मतलब वैज्ञानिक और चिंतन का संबंध कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन से हो सकता है। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन किसमें दी होगी? पैसेज में दी गई होगी। ठीक है, आंसर इसका तो हो जाएगा 89 का ए। अब हम लोग बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे? देखिए 5th क्वेश्चन है ये, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति किस लिए कही गई है? अरे भाई विज्ञान, देखिए दो तरह की चीजें होती है ना, एक होता है नेचर और दूसरा क्या होता है आपका ह्यूमन। तो यहाँ पे हमें दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन से चेंजेस होंगे? या तो नेचुरल चेंजेस होगा, ठीक है, या तो नेचुरल चेंजेस होगा या ह्यूमन मेड चेंजेस होगा। तो देखिए नेचुरल चेंजेस तो हम नहीं कर पाए क्योंकि वो प्राकृतिक के हक में है, लेकिन ह्यूमन मेड चेंजेस जो हम आजकल जो जो इन्वायरमेंट का मुद्दा उठता रहता है, आपको पता है कि हमारा पर्यावरण हार्श हो रहा है, ठीक, तो कहाँ से आता है? गैसेस में हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर हमारा जो है, और जो हमारा लिथोस्फीयर है, सब जगह जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो कैसे देखने मिल रहा है? वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट हो रहा है या जो ह्यूमन, जो भी विज्ञान के थ्रू चेंजेस दुनिया में ला रहे हैं, बीमारी में चेंजेस लाए, फूड पैटर्न में चेंजेस लेकर आए, इंडस्ट्रियल चेंजेस लेकर आए, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है या इसको समझा है, तो विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, प्रकृति का प्राण जगत का सिरमौर है, विद्युत शक्ति का स्वामी है।
तो आखिर ऐसा क्या है? तो इसमें क्या है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हम हैं प्राणी, हम प्राकृतिक में रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं। क्योंकि अगर आज हमारे वहां धूप ना निकले, पानी गिरने लगे, तो आपको पता है कि कोई घर से नहीं निकल पाएगा। लेकिन विज्ञान ने क्या करा है, ये जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए हैं वो कैसे हुए हैं गाइस, हमको रेन कोट बना के दे दिया गया, हमारे पास फोर व्हीलर्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप उसको लेंगे और चले जाएंगे। तो ये दो तरह की चीजें हैं जिसमें हम लोगों ने सरवाइव करना सीखा है साइंस की वजह से, और प्राकृतिक जो हमें देती है वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। ये बात याद रखिएगा, विज्ञान और प्रकृति जब भी आपस में टकराते हैं तो कुछ ना कुछ निगेटिव ही असर आता है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट कैसा होता है, आपका डेवलपमेंट अगर यहाँ है तो प्राकृतिक हार्स यहाँ पर होगा। ठीक है, और अगर प्राकृतिक यहाँ पर है तो डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं दोनों आपस में क्लैश कर जाते हैं। चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज का कोर हम समझ ही चुके हैं क्वेश्चंस के थ्रू, एक दो क्वेश्चन इसमें फंसे हैं हमारे, वो पैसेज के थ्रू ही हो जाएंगे। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ है। देखिए, एक एक लाइन को पैसेज के समझना जरूरी होता है, इसीलिए क्वेश्चन बोला था पढ़ने के लिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इसको पैसेज कर पाएंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है गाइस, मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, ठीक है, या आपका पशुपालन हो, कुछ भी हो, हस्बेंड्री सेक्टर भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो आविष्कार से अछूत रहा हो। इवन दैट अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो वहां पर भी हम लोग जाते हैं, मंगलयान करते हैं, ठीक है, मार्स मिशन कर रहे हैं, मून मिशन कर रहे हैं, कभी जुपिटर की कक्षा में जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ के बारे में पता लगा रहे हैं, तो कोई भी अछूता नहीं है। तो इसको यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर आप एक बार पैसेज अच्छे से समझ जाएंगे तो आंसर अच्छे से कर पाएंगे। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। ठीक है, मॉडर्न एरा ऑफ साइंस क्या कहलाएगा, इसीलिए कहलाता है क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे दूर हो। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषि, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञान और तत्वज्ञान, सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप से अपने अप्रतिमय हृदय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की समस्याओं को, सीमाओं को भी लांघ कर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वही वाली बात जो मैंने आपको अभी कम शब्दों में बता दी थी। ठीक है, वास्तुतः विज्ञान अद्वितीय मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। वही वाली बात जो आपसे पूछा गया था वहां पर, क्या ऐसा हुआ है? तो हाँ, ये सही है। ठीक है, वास्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, इसके बल से मनुष्य प्रकृति को परिजात का शिरोमणि बन सका है। यही तो आपसे पूछा गया था वहां पर। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है क्योंकि प्रकृतियों को प्राणीजात का शिरोमणि बन गया है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयंक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत की है। देखिए, उष्णता और शीतलता का क्या मतलब है, आप ब्लोवर ला सकते हैं जाड़े में जिसे आप यूज करते हैं, एसी चला सकते हैं गर्मी में, पानी ठंडा पी सकते हैं, ठीक है, तो मतलब, और मनोरंजन के विभिन्न साधनों से सुलभ है। जैसे आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करते हैं, बहुत सारे गेम्स ऑनलाइन खेलते हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरी बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। वहां पर शब्द क्या दिया हुआ था आपको, परिवारवत, मतलब परिवार जैसा। किसकी वजह से, संचार और कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन और ट्रेड की वजह से, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पन्न की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। ग्रीन रेवोल्यूशन को याद करिए, जब हमारे वहां फूड क्राइसिस हुआ था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है।
ठीक है। और जिस बेल्ट में जो चावल गेहूं के बेल्ट कभी थे ही नहीं, आज हम वहां पर चावल गेहूं उगा रहे हैं, व्हीट राइस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। ठीक है। जीन बैंक बना रहे हैं, सीड बैंक बना रहे हैं। हमारी जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको क्या कर रहे हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं, हाइब्रिड कर रहे हैं। देखिए, इन सब का निगेटिव एस्पेक्ट्स तो हम लोग जब डिटेल में क्लासेस करते हैं, इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में भी है, तब जानते हैं। लेकिन हमारा पैसेज क्या कह रहा है, हमें विज्ञान की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। बिल्कुल सही है। माइनिंग में जो आप देखते हैं, धरती के ऊपर जो हम माइनिंग कर रहे हैं, डायमंड निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, यूरेनियम निकाल रहे हैं, प्लेटिनियम निकाल रहे हैं, ठीक है, और आयरन निकाल रहे हैं, स्टील निकाल रहे हैं, तो क्या ये धरती पे कर रहे हैं? समुद्र की बात करें तो समुद्र के नीचे भी ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। एज वेल एज जो हमारा मरीन सिस्टम है वो हमें क्या दे रहा है गाइस, बहुत ही टाइप के सी फूड्स देता है, और अलगीज वगैरह से बहुत ही पावरफुल मेडिसिन बनते हैं, और एस्टेरॉइड्स का फूड बनता है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमें समुद्र से भी बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, तो हम क्या रिसर्च कर रहे हैं तो उसे पा रहे हैं। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसने दिया है आपको? विज्ञान ने दिया है। और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। तो वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के द्वारा। ठीक है। पदभत से आशय है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, नहीं, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। विज्ञान चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। बस यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चिंतन पद्धति से क्या हो सकता है आपका? स्वस्थ एवं संतुलित जीवन। ठीक है। क्योंकि योगा पहले क्या था, योगा आप देखिए ना, अब उसको मेडिटेशन से जोड़ दिया गया है, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताए जाने लगे हैं। अब हम लोग योगा दिवस भी मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा दिवस भी मनाते हैं। ठीक। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य से रूढ़िवादियों से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित जीवन, संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। जैसे कि पहले आपको टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, तो लोग जल्दी मर जाया करते थे, या कुछ बीमारियां ऐसी थी जिससे वो बिल्कुल अननोन थे, समझ नहीं पाते थे। चिकन पॉक्स वगैरह हो जाना तो उनको छोटी माता बड़ी माता बोला जाता था। लेकिन अब क्या है, उनके वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं। पहले पोलियो के केस कितने ज्यादा थे इंडिया के अंदर, लेकिन अब पोलियो के केस नहीं होते हैं। ठीक। तो अब बच्चा होता है उसको तुरंत क्या वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर वो वाली बीमारियां नहीं आती हैं। ठीक है। यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है, जिससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन संतुतय है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समृद्ध देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पैसेज पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। सिंपल से पैसेज थे। अगर आठ आठ चार 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 क्वेश्चन भी करते तो 8 आराम से क्वेश्चन आप कर पाते। इसके बाद आपका ये दिया हुआ है एक डीआई। अब देखिए 10 हम लोगों ने कल करे थे क्वेश्चन डीआई के, जो टेबल का था और उसका था। अब ये फिर आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। फिर वही वाली बात है कि ग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने कल भी बताया था कि ग्राफ तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ में दिया हुआ इंफॉर्मेशन देख लीजिए, कल भी बताया था, अभी फिर रिपीट कर रहे हैं। आपका एवरेज प्लस परसेंटेज प्लस रेशियो, ये तीन मैथमेटिक्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अपने उस पर चलते हैं। द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू ज्योग्राफी। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हमें डेटा दिया गया है स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को दर्शाया गया है। अंकों को नहीं दर्शाया गया है गाइस, अंकों का अनुपात। अनुपात मतलब है रेशियो। ठीक है। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। अब चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ भी है। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं?
अब देखिए, निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे जब एक चीज समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे, जिसका रेशियो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा का मतलब समझ पा रहे हैं क्या होगा? एक, जिसका रेशियो एक से ज्यादा होगा मतलब एक कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 100% मान के चलिए, एक कंप्लीट मतलब 100%। तो एक यहाँ पे कहाँ पे आपको दिख रहा है? बस 3 में ही दिख रहा है, ठीक है। जिसका रेशियो मतलब ऊपर वाला वैल्यू जो आएगा वो आपका एक होना चाहिए, और नीचे वाला वैल्यू आपका अगर कम आता है तो क्या होगा ये? अब जैसे कि आप इसको लिखेंगे कि 0.65 अपॉन 100, तो नीचे का वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और ऊपर का वैल्यू कम है। तो ये नहीं, हमें ऊपर का वैल्यू ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर 1.25 को हम लिख रहे हैं तो नीचे क्या है? अब ये कम हो जाएगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये वाला एक पूरा होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है गाइस, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स के रेशियो हैं, इसलिए हम देखेंगे दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर। ये देखिए, एक कंप्लीट ये रहा, एक कंप्लीट ये रहा, ये कंप्लीट रहा। तो 1 2 3 4 यही हुआ ना। तो 1 2 मतलब 1 2 3, और ये लास्ट वाला ये क्या निकला हमारा? 6, 0.9, 6। तो आंसर में हमें ये दिया हुआ, देखिए ये सिंपल सिंपल से वो टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, आंसर क्या है आपका? 1 2 3 5। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 0.65, 0.85, 0.35, 0.95 एक कंप्लीट नहीं है, यानी ऊपर का वैल्यू क्या आ रहा है? कम आ रहा है। लेकिन हमें ऊपर का वैल्यू कम नहीं, ऊपर का वैल्यू ज्यादा और नीचे का वैल्यू कम चाहिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक के प्रतिशत बढ़ता है। सबसे पहले मैंने फिर कहा था, फिर आपसे कह रहे हैं कि 3 से 4 की बात कर रहा है, 3 से 4 की बात कर रहा है। यहाँ तो डेटा ही इनकम्प्लीट दिया हुआ है। देखिए, आपको 3 दिया है और 4 दिया है। 3 का कितना दिया है आपको? 0.35। 4 का कितना दिया है आपको? 1.25। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपको, और ये रहा 3। तो यहाँ पे देखिए, तो 0.65, सॉरी 0.35, ठीक है, और ये आपका 1.25। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? ये डेटा इनसिफिशिएंट है, ठीक है, इससे आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए ये आपका जो है नहीं होगा। इसमें आंसर आपका क्या होगा गाइस? इसमें आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ गया, इनसिफिशिएंट डाटा, क्योंकि आपको क्या बस क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़ता है। अरे कैसे बता देंगे बढ़ता है? कुछ और भी तो पता हो हमको, तभी तो। वैल्यू पुट करने के लिए भी वैल्यू होनी चाहिए गाइस, जब वैल्यू पुट करने के लिए वैल्यू नहीं है तो फिर आंसर्स नहीं आएगा हमारा। और क्यों नहीं आएगा, अब इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि छात्र 3 का इतिहास और भूगोल का अनुपात कितना है? 35/100, यही तो हुआ। इसके भूगोल का अंक 100% अगर हम मान ले रेशियो, तो इस प्रकार छात्र 4 का भूगोल में अंक भी हो जाएगा 100%। ठीक है, इससे यह आंकड़ा ज्ञात नहीं कि अनुपात का सवा भाग भूगोल में कितना है, इसलिए हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। एक वैल्यू यहाँ पर और होनी चाहिए थी। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? इतिहास भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम, तो देखिए अधिकतम हमें ग्राफ में क्या दिया हुआ है? अधिकतम हमें दिया हुआ है ग्राफ में 1.55। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम दिया हुआ है गाइस, हमें मैक्सिमम दिया है।
और मिनिमम कितना दिया है आप देखिए ना, मिनिमम दिया हुआ है यहाँ पर हमें ये वाला, ठीक है, कितना है 0.35। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.20। तो 1.20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कि इतना सरल पूछ रहा है आपसे, और क्या ही पूछेगा, सिंपल सिंपल प्लस माइनस करने हैं। 1.20 आंसर हो गया है आपका, ये देखिए। नेक्स्ट पे आइए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक क्या है। सिंपल सी चीजें, छात्र 4 को भूगोल में कितने अंक मिले हैं, 60 मिले हैं, तो इतिहास में अंक पूछा है उसके। तो ये भी बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा गाइस आपका। देख लीजिए पहले ग्राफ, यहाँ पर क्या है, ये 60 अंक, ये है 4, ठीक है, 4 है ना ये, और ये 4 का डेटा दिया हुआ है 1.25। इसमें इन्होंने बोला है 60 अंक मिले हैं इसको, किसमें, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में तो इतिहास का पूछा है, तो मल्टीप्लाई 1.5 कर दीजिए, ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका 75, ठीक है, कितना आ जाएगा गाइस 75। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 75, आंसर आपका दे रहा है वहां पे 75, ये रहा। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त करे हैं, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, ठीक। तो ये तो हमें पता है कि रेशियो दिया हुआ है, तो दिए गए ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि 4, 5 और 7 इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, ठीक है, इनकी कुल संख्या हो जाएगी 3। तो वहां देखिए, हमने अभी आपसे कहा था ना कि हमें एक कंप्लीट चाहिए, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने कम मान लिया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कर लिया। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पहला वाला जिसमें कम पूछा था, दूसरे वाले में एक ज्यादा पूछा था। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वो मुझे जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर देगा, तो हम उसे फिर से इस बात को बता देंगे, ठीक है, ये क्लियर करवा देंगे आपको। अब देखिए हमसे बात क्या की जा रही है, कच्चे ऊन का प्रोडक्शन। अब देखिए 20 नंबर का डीआई हो जाएगा, इसके भी 5 क्वेश्चन है आपके पास, और 15 में से 20 में से कम 15 क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए, ठीक है। 10 नंबर का पैसेज था, 25 नंबर सीधे सीधे आपके यही निकल आएंगे, रीजनिंग से निकल आएंगे, मतलब कुल मिलाकर पैट आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट की भी जरूरत नहीं है, बस सिलेबस एक बार अच्छे से आपका समझा हुआ होना चाहिए। पहले 4 वर्षों में, अब देखिए क्या, स्टडी द ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन मैट्रिक टन्स, ठीक है, तो मैट्रिक टन्स में आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 एंड 2020 से 21, ये हमारा बार चार्ट है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जब हम इसको देखते हैं तो 56 से माइनस कर दीजिए 51 को, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है, और कितना कम हुआ है प्रोडक्शन आपका, हाँ, ये प्रोडक्शन डायरेक्ट आपका कम हो गया है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 2 का प्रोडक्शन बढ़ा है, फिर यहाँ से 53 से 65 कितना बढ़ा है, 65 में से 53 को माइनस कर दीजिए 12, ठीक है, 12 से फिर ये कितना बढ़ा है 56 से 65 यानी 11, यही तो हुआ है ना, 12, 11, फिर यहां से देखिए फिर 18, 19 में प्रोडक्शन गिर गया है, कितना गिर गया है
अब ये 76 को 58 से अगर आप माइनस कर देंगे, कैरी कर देंगे, 16, 8 का 8 दूनी 16 होता है, और इधर आपका हो गया, तो ये देखिए 18% गिर गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा है, अरे ऐसे ही तो देखते हैं ना कि कितना बढ़ा कितना गया, तो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, क्योंकि 56 से वो 13 है आपका, और फिर यहाँ से प्रोडक्शन फिर बढ़ा है, तो 53 में से 68 माइनस कर देंगे, हासिल देंगे, तो 13, 13 में से 8 चले जाएंगे, बचेगा 5, तो यहाँ पर 5 जो है आपका बढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कितना बढ़ा कितना घटा, अब क्वेश्चन सारे इसी के बिहाफ पे करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, मुझे मिटाना पड़ेगा, आप याद रखिएगा, वरना। अब देखिए, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में उसका कच्चे ऊन का उत्पादन डैश बढ़ गया। During the last 4 years, the productions of raw wool increased by -% on the productions of the first 4 years. ठीक है, तो जब ये वाली बात कर रहे हैं तो मतलब इसका क्या निकला, पहले के 4 को हमें ऐड करना है, लास्ट के 4 को ऐड करना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है, फिर किससे कंपेयर किया गया है, पहले 4 वर्षों की उत्पादन की तुलना में, तो फिर पहले 4 वर्ष का जो उत्पादन होगा तुलना किससे कर रहे हैं, फर्स्ट 4 ईयर से, तो उससे जो है 50 को डिवाइड करके निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 2.2। अब इसे करके देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है, रेशियो निकालना आपको आना चाहिए। तो ये 4 ऐड कर दीजिए और ये 4 ऐड कर दीजिए, इन 4 को ऐड करने पर वैल्यू हमसे कितना आएगा देख लेते हैं। तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 225, ठीक, और यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा 275। अब 225 को 275 से जब माइनस करेंगे हो जाएगा 50। कंपेयर किससे करना है, फर्स्ट 4 ईयर से, तो उसको नीचे लिख देंगे 225 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और जब हम इसको इससे सॉल्व करेंगे, जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 टाइम ये 2 आ जाएगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, बस लैंग्वेज समझना है आपको। ये हो गया आंसर 2.2, ठीक है, 2.22 आएगा, लेकिन हम लोग परसेंटेज के बाद का एक वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, अगर 2 भी होता तो चल जाता। नेक्स्ट है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर वाज। अब 8 साल का पूछा है, तो हमने अभी निकाला था ना कितना हुआ था हमारा, 8 साल का प्रोडक्शन अभी हमने निकाला था। तो जब हम सारा वैल्यू प्लस कर देंगे, सारा वैल्यू प्लस कर देंगे, मतलब कितना था 225 पहला और 275 दूसरा, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 हो जाएगा, तो सिंपली हमको 500 को 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि एवरेज में क्या करते हैं, ऐड प्लस नंबर, टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 62 पॉइंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए सिंपल है, पेट क्वालिफाई करना मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है, बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं आप लोग। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटता है किस वर्ष। अब देखिए, अभी हमने जो ये चार्ट था वहां पे हमें सबसे ज्यादा घटता हुआ कहाँ पे दिख रहा था, जहां पे हमने देखा था सबसे ज्यादा घटा था 18 और 19 में। 18 और 19 में यहाँ पर कितना हमने लिखा था, 18% घटा था, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आप क्या करिएगा, सबसे पहले उसको, ये कम है ये ज्यादा है ये, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट कहाँ दिख रहा है, 2018-19 में, क्लियर है, एकदम सिंपल सा था। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014-15 वाज डैश ऑफ द प्रोडक्शन इन 2019-20। तो अब ये देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, उसका रीजन क्या है आपको पता है। 2013-14 में कितना था, 13-14, एक मिनट, पूरा डायग्राम देखिए, यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। 13-14 में कितना दे रहा है गाइस, सॉरी 14-15 में है ना ये, हाँ
14-15 में कितना दे रहा है? 51। ठीक है, 19-20 में कितना दे रहा है? 19-20 में दे रहा है 58/58। ठीक, अब इसको इससे काट दीजिए, और इसको इससे जब काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4। सॉरी गाइस, ये 68 है। ठीक है, तो कैसे कटेगा ये आपको पता है, क्योंकि इसको डिवाइड करना है हमें। डिवाइड किससे हो जाएगा? जिस भी वैल्यू से ये डिवाइड हो जाएगा उससे ये आपका आंसर निकल आएगा और ये 17 के टेबल में आ जाएगा आपका। ठीक, इसको काट देंगे तो 3.4 आंसर आपका ये हो जाएगा। 3/4। क्लियर है? अब कच्चे ऊन का प्रोडक्शन की बात कर रहा है फिर से। द मैक्सिमम प्रोडक्शन rise in the productions of the maximum rise in the productions of raw wool was in the air। तो अभी हमसे क्या पूछे? कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, हमें मैक्सिमम बताना है, तो 19-20 का पहले देख लो। हाँ, 19-20 का कितना दे रहा है आपको? 68 और 58। इन दोनों को देख लो, इन दोनों को माइनस करके कर सकते हैं, या इनको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट देख सकते हैं। डायरेक्ट देखना ही ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है डायरेक्ट देखने से। ठीक, तो 2016 में हमने क्या देखा था? 2016-17। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 2016-17, क्योंकि यहाँ पे तो गिरा है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। आपको भी पता है 19 में तो मैक्सिमम गिरा था, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा पहले ही चला जाएगा। ठीक है, ग्राफ देख के भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्यूशन करो। और फिर आप देख रहे हैं कि 2002 से 21, तो यहाँ पर भी कितनी वृद्धि दिख रही है? इतनी दिख रही है, तो ये भी नहीं होगा आपका। फिर 17-18 की बात कर लें। देखिए 17-18 में मैक्सिमम आपको दिख रहा है, लेकिन डिक्रीमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16-17, ये वाला यहाँ पर आपका प्रोडक्शन हुआ है। अब जब आप इसको क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करेंगे। 68 - 58/58 मल्टीप्लाई 100, फिर आपका आ जाएगा माइनस प्लस करके। तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ग्राफ को देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही क्या लिख दिया था? यहाँ पे 2 का डिग्री, यहाँ पे 5 का डिक्रीमेंट, यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ पे 18 का। तो ऐसे आप देख कर भी, अब जब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आपको खुद से लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर तो 11 था, फिर यहाँ पे 18 हो गया, सॉरी 12 हो गया। ठीक है, फिर 11 था, यहाँ पे 12 हो गया, तो 12% ज्यादा हुआ, तो आंसर हमारा वही हो जाएगा। क्लियर है? ग्राफ देख के भी कर सकते हैं, पूरा मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए गाइस, देखिए हमने जो है सेकंड वाला पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। पेपर बिल्कुल इजी है। जो बच्चे स्टार्टिंग से आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई टफ नहीं होगा। एसआरडी एकेडमी पे आज हमने सुबेरे जो पीडीएफ डाला है करंट का, ठीक है, देख लीजिए। सुबेरे डाला गया है आपके लिए। पेट का नहीं गाइस, ये द हिंदू का। इसमें आपको जो है ये देखिए, ये आपको दिया गया है सुबह आज एसआरडी एकेडमी 15 अक्टूबर पर। इसका फ्रंट पेज का न्यूज ये देखिए। ये न्यूज़ेस भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको जो मिल रहा है कंटेंट ये है कि ये मेन टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना है। तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 से रिलेटेड आपका केरला रिपोर्ट्स इंडिया फर्स्ट मंकी पॉक्स। देखिए केस, मंकी पॉक्स का ये केस जो इनके पास आया है ना, ये अभी जो हाल ही में एग्जाम्स होने वाले, जैसे सितंबर में जो एग्जाम्स होने वाला है ना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में ये आएगा आपका। फिर ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कितना है, तो ये डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन बनेगा आपका कि ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। 26.1, अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट 26.1 तो याद ही रखना चाहिए। होलसेल प्राइस राइज ऑन 3 मंथ। तो देखिए जो होल प्राइस होता है ना, होलसेल प्राइस, इसे क्या बोलते हैं? ये WPI, सॉरी WSP। ठीक है, तो अभी आपने देखा है कि 30 साल के बाद WPI भी एकदम सडनली डाउन हो गया है, और फिर आपका ये क्या ये होलसेल प्राइस भी राइज कर गया है कितना? 3 मंथ में लो ऑफ 15.2% इन जून। तो ये भी आपका जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे कि WPI, होलसेल प्राइस, इन सबको जो समरी करके आपका मेंस में पूछेगा, लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही पूछेगा कितना गिरा है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड
आरो स्टैटल प्लान ऑफ गारमेंट एक्सपोर्ट्स, ये आपका प्री में भी इंपॉर्टेंट है, और अगर टेक्सटाइल का क्वेश्चन बनता है आपका तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेंस में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखिए, चाइना वेट्स एंड वॉच श्रीलंका क्राइसिस। अब श्रीलंका तो ऑलरेडी क्या कर रहा है, क्राइसिस में है, फूड क्राइसिस में, फूड क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस है, फंड का क्राइसिस है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस है, तो इस समय श्रीलंका तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने तो आपात इमरजेंसी भी लगा दी थी ना, तो श्रीलंका इस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अब चाइना देख रहा है कि और ये कितना करे, क्योंकि आपको पता होगा कि श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है वो चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ था, फिर श्रीलंका को बहुत ज्यादा फंड भी दिया हुआ है, तो ये वर्ल्ड की न्यूज है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन अगर चाइना और इंडिया के ऊपर ट्रिकल डाउन पॉलिसीज पे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो वो पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये न्यूज की है जो हमारे वहां होता रहता है, ये हिंदी में भी है गाइस और इंग्लिश में भी है, आपको जो दिया गया है, इंश्योरिंग टेस्टिंग फॉर मंकी पॉक्स, हेल्थ मिनिस्ट्री टेल्स स्टेट्स। तो अब हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, किसकी करनी है, मंकी पॉक्स की करनी है। तो देखिए मंकी पॉक्स क्या होता है और कहां पर हुआ है, ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर इंडिया टू गिव लैंड फॉर 1 to 2 बैक फूड पार्क, ये इंपॉर्टेंट है गाइस जीएस पेपर 2 के लिए, इसमें भी अगर हम आपको बता दें तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला आपका है 500 सिटीज, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी ओपन फॉर फीडबैक, ड्राफ्ट देखिए डिसेबिलिटी पर जितनी भी पॉलिसीज आएंगी सब पढ़ते हुए चलिएगा। मेंस में जीएस पेपर 2 मेंस में सोशल जस्टिस वगैरह जहां पर पूछा जाता है, या इकोनॉमिक्स वगैरह में भी ये आ सकता है, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस पेपर 2 में आएगा, ये जीएस पेपर 3 को भी कनेक्ट करेगा, और डिसेबिलिटीज पर अगर आपका एसी आएगा तो ये वहां पर भी इसको कनेक्ट करेगा। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल टू गो यूपी, अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो भी एग्जाम दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी एज वेल एज आपका मेंस के लिए भी, क्योंकि आपको पता है 2018 के बाद यूपी पीसीएस का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। फिजिकल डेफिसिट की बात फिर से की जा रही है, कैडा कंसर्न केरला रिपोर्ट इंडिया फर्स्ट मंकी बॉक्स, ये डबल हो गया है गाइस, इसको हटा दीजिएगा, ये भी हटा सकते हैं, पहले हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और फिर हाउ टू, अच्छा ये जो है ना टेक्स्ट ऑफ कंटेंट, ये एडिटोरियल से भी अच्छे आते हैं, वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस आपको कैसे लिखना है, तो इस पे बहुत ही अच्छा अप्रोच है। हम अपने चैनल से टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को तो जरूर इंक्लूड करके इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि खाली एडिटोरियल हम कर तो सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं। जैसे देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स का जीएस पेपर 3, रोलिंग आउट लेबर कोड, फिर देखिए लेबर कोड चर्चा में आ गया 2019 से, लॉकडाउन के बाद से लेबर कोड बहुत ज्यादा चर्चा में, क्योंकि सारे लॉज को मिलाकर इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। इट प्रोटेक्शनिज्म कंपेटेबल विद लिबरलाइजेशन, अब देखिए इस पर भी फोकस रखिएगा, ये वाला एक हो गया आर्टिकल आपका, एक ये आर्टिकल हो गया, एक ये आर्टिकल हो गया, और एक आपका जो ऊपर वाला आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है वो आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉइस ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए इसका हम लोग डिस्कशन भी करना स्टार्ट कर लेंगे गाइस जल्दी से ही। एडिटोरियल की बात अगर हम लोग करें तो एडिटोरियल कौन से आए हुए हैं द हिंदू में आज, द ग्रेट ओमिशंस इन द ड्राफ्ट डिसेबिलिटीज पॉलिसीज, ये पढ़िएगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब क्या है ब्रिंजिंग इन द गैप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, कोशिश करेंगे कि आज आपको 2 आर्टिकल हम प्रोवाइड करवा दें जिससे आप लोग करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर सके। बाकी हमें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हमारे वहाँ यूपी पीसीएस का बैच गाइस बन रहा है, स्टेट पीसीएस का बन रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का बन रहा है बैच, और यूपी ट्रिपल एससी का चल भी रहा है गाइस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का बैच जल्दी लॉन्च करने वाले हैं 2023 से 2024, ये एग्जाम्स जो देने वाले हैं, और ये जो अभी हमारा है ना जो 23 में एग्जाम होगा उसके लिए भी अब, ठीक है, 2022 से 23, सॉरी 22 से 23 और 23 से 24 वाला, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हमसे जुड़े रहिए गाइस, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा थैंक यू।
ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको पॉसिबिलिटी है कि आज एक वीडियो आपको और इसका मिल जाएगा। ओके गाइस, बाय।